हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स। किस तरह से एक माइंड मैप बनाया जाता है थर्मोडायनेमिक्स के लिए, इसके बारे में आज बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म के माइंड मैप देख लिए, किस तरह से इन दोनों के माइंड मैप्स बनाए जाते हैं, और उसको मैंने प्रोवाइड भी कराया है आपको। जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैंने वो नोट्स अपलोड किए हैं। जो इस क्लास का नोट्स होगा यानी जो माइंड मैप होगा वो भी उसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाकर के उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें आती रहती हैं आपके लिए, ठीक है। तो सारे माइंड मैप आपको वहीं मिल जाएंगे और डाउनलोड करिए ज़रूर, इनको एक कॉपी निकलवा लिया करो ताकि आपके पास ही सेफ रहे और आप बार बार इसका रिविजन करते रहो, ठीक है। तो आज बात करने हम लोग थर्मोडाइनमिक्स की। क्या चीज़? थर्मोडाइनमिक्स। ओके, थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स एक बिल्कुल आइडियल सा तरीका किसी भी माइंड मैप को बनाने का। बीचों बीच सेंटर में उसका हमने नाम लिख दिया थर्मोडाइनमिक्स। अब जितनी बातें हमें थर्मोडाइनमिक्स के बारे में याद आती जाएंगी उतना मैं सोचता जाऊंगा। आपको भी यही काम करना है, A4 शीट लेनी है, बीचों बीच टॉपिक का नाम डाल देना है और जो जो बात उस टॉपिक के बारे में आपको याद आती जा रही है वो बात आप लिखते चले जाइए। आपका माइंड मैप तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत हम लोग करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोथ लॉ से भी शुरुआत कर सकते हैं। उसमें हालांकि कुछ खास लिखने वाला नहीं है, मैं क्या ही लिखूं उसमें। जीरोथ लॉ क्या होता है हमारे पास, जो इक्विलिब्रियम वाला लॉ होता है जिसमें थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बातें करते हैं। तो हम लोग सीधे फर्स्ट लॉ से शुरुआत करते हैं, जहाँ से हम लोग एक्सप्रेशंस लिखने की शुरुआत करेंगे, ठीक है। पहली बात हम लोग करते हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ हमारे पास था, जब भी हम किसी चीज़ को यानी किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो टोटल हीट जो होती है दैट विल बी सम फंक्शन, सॉरी सम द पार्ट ऑफ दैट हीट विल बी स्पेंट इनटू द इंक्रीमेंट ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड द रेस्ट विल बी डन बाय द वर्क, ठीक है। तो F/2 NR, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ ये Q, क्योंकि अब मैं एक बार यहाँ पे वो लिख सकता था कि Q प्लस W, ठीक है, सॉरी डेल्टा यू, ये क्या हमारे पास डेल्टा यू, तो एक बार मैं लिख सकता था डेल्टा यू प्लस W। अब जब डेल्टा यू का मेरे पास दोबारा एक्सप्रेशन लिखना तो होता तो मैं ये लिखता, तो डायरेक्टली मैंने डेल्टा यू को पुट कर दिया F/2 NR डेल्टा T। आपको बिल्कुल याद रखनी है बातें, ठीक है। प्लस वर्क डन बाई गैस, इसको भी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, वर्क डन बाई गैस को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, हमारे पास इंटीग्रल PdV, इंटीग्रल PdV, सिंपल, ठीक है। तो या चलो ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट लॉ, जो हमारे पास हो गया फर्स्ट लॉ, ठीक है। ओके, अब मैं थोड़ा थोड़ा छोटा सा लिखूंगा क्योंकि मैं सारी चीज़ें इसी को लिखनी है, ठीक है। ओके, फर्स्ट लॉ हमने कर लिया। इसके बाद हमने बातें सीखी थी प्रोसेस के बारे में कि हमारे कुछ तरह के प्रोसेस होते हैं, लाइक आइसोबैरिक, आइसोथर्मल और आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, ये सारे प्रोसेस हमने सीखे थे। याद है? याद है कि भूल गए? पूरा कोर्स हम लोगों ने किया थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। अगली बात हम लोग करते हैं प्रोसेस की, प्रोसेसेस, ठीक है। पहला प्रोसेस जो हमने देखा था दैट वाज द वी कैन से आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट था। क्या था हमारे पास? प्रेशर कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था। और जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, जब हम लोग W कैलकुलेट करेंगे तो W में क्या हो जाएगा, P बाहर आ जाएगा और डेल्टा सॉरी इंटीग्रल dV बचेगा। और इंटीग्रल dV यानी फ्रॉम V2 टू V1 करते हैं, सॉरी V1 टू V2 करते हैं तो हमारे पास P V2 माइनस, समझ आ रहा है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ? मैं शॉर्ट में लिखना चाह रहा हूँ, सारे फॉर्मूले नहीं लिखना चाह रहा हूँ। जब इसको हम जब W कैलकुलेट करेंगे तो फ्रॉम V1 टू V2 किया, प्रेशर कांस्टेंट बाहर आया, क्या बचा? V1 से V2 dV बचा, ठीक है। क्या आ गया यहाँ से? P V2 माइनस V1, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं NR डेल्टा T, ठीक है। वही बात यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे। तो मैं बार बार ये चीज़ आपको समझाऊंगा नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने क्लासेस में डिस्कस करी हुई है। अगर इसको समझाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम लोग डायरेक्टली सीधे फॉर्मूले हम लोग लिखते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए हम लोग क्यूनेट डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्यूनेट लिख सकते हैं F/2 NR डेल्टा T ये और NR डेल्टा T ये। तो क्या जाएगा हमारे पास? F/2 प्लस 1 NR डेल्टा T, ये आ गया हमारे पास आइसोबैरिक के लिए, सिंपल। दूसरा आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक का मतलब ये वॉल्यूम कांस्टेंट था हमारे पास। जब हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो जाहिर सी बात है dV जीरो हो जाएगा, यानी वर्क डन बाई सिस्टम जीरो हो जाएगा, सॉरी वर्क डन बाई गैस जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्यूनेट होगा
वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, सिर्फ इस टर्म के बराबर। क्या चीज़? F/2 NR डेल्टा टी। क्या मेरी बात क्लियर है? ये हो गया हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक, तीसरा हमारे पास क्या प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस, सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट होता है। इसके लिए जब हम वर्क डन करते हैं तो पी कुछ यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग जब लगाते हैं, यहाँ पे प्रेशर की जगह पर हम लोग 1/T का टर्म रखते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास ln के टर्म से फंक्शन आता था। तो याद करो, इसमें जो डेल्टा यू था वो 0 था और क्यू नेट जो था वो W के बराबर होता था, और जिसकी वैल्यू आती थी हमारे पास nRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल, या V2/V1, कुछ भी बोल सकते हो। nRT ln V2 बाई VF/VI, यानी हमारे पास V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ये हमारे पास आइसोथर्मल के लिए था। अगला प्रोसेस हमारे पास क्या था? एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या चीज? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या था हमारे पास? उसमें जो हीट थी वो चेंज नहीं होती थी, यानी जो हीट थी वो कांस्टेंट रहती थी। हमारे पास हीट जो थी वो कांस्टेंट रहती थी, और इसमें जो डेल्टा क्यू था वो 0 था, यानी कि जो हमारे पास वर्क डन था वो हीट में जो हम उस पर इंटरनल एनर्जी दे रहे हैं उसके बराबर था, उसके निगेटिव के बराबर था। तो वर्क इज इक्वल टू, इसमें आ जाता है हमारे पास कुछ, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा था जब हम इसको रखेंगे यहाँ पर, तो F/2 NR डेल्टा टी यहाँ से आ जाएगा, और एडियाबैटिक के लिए Q जब हम कांस्टेंट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर? क्या फॉर्मूला था इसका? NR T2 - T1 अपॉन गामा -1। आई होप ये फॉर्मूला करेक्ट लिखा मैंने। यहाँ पर T1 - T2 था या T2 - T1 था? बोलो जल्दी। अब यहीं पे आपका रोल आता है कि जैसे मैं यहाँ पे नोट्स बना रहा हूँ, आप अपने आप को इमेजिन करो कि लाइक आप भी अगर यहाँ पे नोट्स बना रहे हो और ये माइंड मैप बना रहे हो, तो आपको यहाँ पर जैसे छोटी सी कोई मिस्टेक हुई, या मिस्टेक क्या, आपको कन्फ्यूजन हुआ कि लाइक यहाँ पे T2 - T1 है या T1 - T2 है, तो आपको करना क्या है? जैसा कि मैंने बार बार आपको बताया है कि आपको तुरंत अपने नोट्स उठाने और वो चीज़ देखनी, ताकि आपको वो चीज़ ज़्यादा समय तक याद रहे। ठीक है, तो आपकी तरह ही मैं यहाँ पर अपने नोट्स उठाता हूँ, और मेरे पास तो नोट्स नहीं, आपको माइंड मैप जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ उसी की एक हार्ड कॉपी है। ठीक है, तो ये आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो। ठीक है, वहां जाओगे तो आपको ये जो माइंड मैप है ये आपको अपलोडेड मिलेगा वहां पे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या बनता है, इसमें मैंने दूसरी तरह से लिखा हुआ है माइंड मैप में, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जो मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पे T1 - T2 होता है, T1 - T2 होता है। ठीक है, या इसको दूसरे टर्म में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिंपल चूंकि इसी के बराबर होना था ये, तो मेरे सिंपली हमारे पास ये आ जाएगा, चूंकि यहाँ पर जो क्यू नेट है वो 0 है, तो जो वर्क होगा वो नेगेटिव इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, यानी F/2 NR डेल्टा टी की जगह हम लोग उल्टा लिखेंगे तो डेल्टा टी क्या होता है? TF - TI। तो इसके जगह क्या हो जाएगा? या T2 - T1। तो उल्टा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? T1 - T2। तो ये भी फॉर्मूला हमारे पास बन सकता है। दोनों तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जनरली ये या ये किसी भी तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एफ और गामा में रिलेशन होता है। एफ और गामा में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f। ये गामा और एफ में रिलेशन होता है। ठीक है, क्या यहां तक बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन? क्या हमने प्रोसेस देख लिया। इसी में एक बात करते हैं हम लोग साइक्लिक प्रोसेस की। किसकी? साइक्लिक प्रोसेस की। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है हमारे पास? साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारे पास जो टोटल हीट होती है, बेसिकली जो भी हम हीट देते हैं वो सारी की सारी हीट उसके वर्क डन में चली जाती है। जो सारी की सारी हीट हम देते हैं वो वर्क डन में चली जाती है। दैट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, अच्छा ठीक है, इतनी बातें हमें याद आती जा रही थी, इसको मैं भी रखता हूँ। जो जब आपको चीज़ें याद आना खत्म हो जाए, जब आपको चीज़ें याद आना बंद हो जाए कि इसमें और हम क्या क्या याद कर सकते हैं, तब आपने अपने नोट्स में से देखो कि क्या क्या चीज़ें हमसे छूट रही हैं। अभी पहले सिर्फ याद करना है कि हम क्या क्या चीज़ जानते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट लॉ देखा, हमने प्रोसेस देखे किस किस तरह के थे। ठीक है, हमने एडियाबैटिक प्रोसेस देखा, आइसोबैरिक देखा, कोरिक देखा, आइसोथर्मल देखा, साइक्लिक प्रोसेस देखा। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हमें याद आ रही हैं? और जब हम लोग बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, किसकी? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो वहां पर हमें जो पहला शब्द मिलता है दैट इज अ कैरनॉट साइकिल।
दैट इज अ कैरनॉट साइकिल। और कैरनॉट साइकिल में या कैरनॉट इंजन में या कैरनॉट थ्योरम में वहां पर जब हम पहुंचते हैं उस वाले रीजन में, तो वहां पर पहला टर्म आता है, जब भी हम कैरनॉट इंजन की बात करते हैं तो कैरनॉट इंजन की इफिशियंसी जो सबसे पहला टर्म आता है। तो अगर एक नॉर्मल हीट इंजन की बात करी जाए, एक नॉर्मल हीट इंजन की बात करी जाए तो उसकी जो इफिशियंसी होती है ईटा, वो क्या होती है 1 माइनस Q2 बाई Q1, ठीक है। लेकिन जब हम कैरनॉट साइकिल की या कैरनॉट इंजन की बात करते हैं तो वहां पर ये इफिशियंसी जो होती है वो हो जाती है 1 माइनस T2 बाई T1। कैरनॉट इंजन के लिए जो, क्योंकि कैरनॉट इंजन क्या था हमारे पास, आइडियल इंजन था, मतलब जिसकी इफिशियंसी जो थी वो मैक्सिमम होनी थी, इसकी इफिशियंसी जो थी वो मैक्सिमम होनी थी। ये कैरनॉट थ्योरम भी है बेसिकली। तो जो इफिशियंसी होती है दैट इज 1 माइनस Q2 बाई Q1, या कैरनॉट साइकिल के लिए ये जो टर्म है इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। इतनी बात हमें और याद आई। अच्छा, जब हम कैरनॉट इंजन की बात कर लेते हैं तो उसमें एक बात आती थी कैरनॉट रेफ्रिजरेटर की। किसकी? कैरनॉट रेफ्रिजरेटर, याद है? उसके लिए जो हम टर्म डिफाइन करते थे दैट वाज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, याद है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसको हम ओमेगा से दिखाते थे। और ओमेगा हमारे पास क्या था? ओमेगा हमारे पास था कि Q2 बाई डब्ल्यू, Q2 बाई डब्ल्यू, या इसी को हम लिख पा रहे थे Q2 बाई Q2 माइनस Q1। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ साइक्लिक प्रोसेस को, ताकि जगह यहाँ पर अच्छे से बन जाए। साइक्लिक प्रोसेस क्या था? डेल्टा Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास? Q2 माइनस Q1, सॉरी उल्टा लिख दिया, Q2 अपॉन डब्ल्यू है तो क्या आ जाएगा? Q2 माइनस Q1, सही है। या जब हम आइडल रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो वहां पर भी आ जाएगा हमारे पास T2 बाई T2 माइनस T1। ये आ गया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये रेफ्रिजरेटर के लिए डिफाइन होता है। तो हमने एफिशिएंसी की बात करी, हमने रेफ्रिजरेटर में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करी। अगली बात हम लोग क्या करते हैं? एंट्रोपी की। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला जो एक कॉन्सेप्ट है दैट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी में बहुत सवाल आते हैं, भर भर के आते हैं सवाल, ठीक है। तो अब हम लोग एंट्रोपी की बात करते हैं। एंट्रोपी, एंट्रोपी, फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रोपी को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? एस इज इक्वल टू इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी फ्रॉम स्टेज 1 टू 2। ये हमारे पास था एंट्रोपी की बेसिक डेफिनेशन, एंट्रोपी की बेसिक डेफिनेशन। यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा, अब हम लोग जब एंट्रोपी एक बार समझ लेते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि हम किस सिस्टम के लिए एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। लाइक किस तरह का हमारे पास सिस्टम है। लाइक हमारा एक इंजन की बात करें तो इंजन किस तरह से बनता है? हमारे पास सोर्स होता है, एक सिंक होता है, मतलब दो बॉडीज होती हैं, उनके बीच हीट ट्रांसफर होता है। या तब हम एंट्रोपी की बात कर सकते हैं। या लाइक हमने क्या किया कि एक ये बॉडी ली, ठीक है, और मान लो हमने एक दूसरी बॉडी ले ली। इधर देखो, मान लो एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, दो बॉडीज हैं। इन दोनों बॉडीज को हम कांटेक्ट में लाए, और जब कांटेक्ट में लाते हैं तो इसमें हीट ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। और जब भी हीट ट्रांसफर होता है तो वहां पर एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आता है कि लाइक उसमें एंट्रोपी चेंज होगी। एंट्रोपी थी क्या हमारे पास? मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, बिल्कुल जो पुरखों के जमाने से चली आ रही परिभाषा है इसकी, कि जो किसी भी आपके सिस्टम में जब हम रैंडमनेस का मेजरमेंट करते हैं तो वो जो मेजरमेंट आता है दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। यानी जब हमने इसमें कुछ अभी फिक्स है, लाइक अगर ये आइसोलेटेड है तो इसमें कुछ एंट्रोपी फिक्स है, हमने इसको करेक्शन करा दी दूसरी जगह से, तो अब क्या होगा? हीट ट्रांसफर हुई तो इसमें हीट चेंज हुई, इसमें भी हीट चेंज हुई, दोनों की एंट्रोपी चेंज हुई। तो व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी बिटवीन टू सिस्टम्स? अब डिपेंड करता है कि ये दोनों फाइनाइट बॉडीज हैं, ये दोनों इनफाइनाइट बॉडीज हैं, या हो सकता है ये फाइनाइट हो, ये इनफाइनाइट हो, या हो सकता है ये फाइनाइट हो, ये इनफाइनाइट हो। मतलब इनफाइनाइट का मतलब समझ रहे हो? लाइक हीट कैपेसिटी इनकी फाइनाइट इनफाइनाइट की बात कर रहा हूं मैं, कि मतलब इसमें से आप कितनी भी हीट लो, कितनी भी हीट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ढीट बॉडी है ये, ढीट बॉडी जिसको बोलते हैं बिल्कुल देसी भाषा में, ठीक है। और फाइनाइट बॉडी का मतलब इसमें आप हीट दोगे तो हीट चेंज होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं थर्मल एनर्जी रिजर्वायर की, TER की, तो वो हमारे पास इनफाइनाइट बॉडी होती है, यानी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी की बॉडी होती है बेसिकली बोला जाए अगर। तो हो सकता है ये TER हो सकता है फाइनाइट बॉडी हो। तो दोनों सारे केसेस में, लाइक अगर आपको कोई भी केसेस दिए गए हो तो दोनों में हम हीट ट्रांसफर जब करते हैं तो एंट्रोपी का जो चेंज आता है उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग चेंज इन एंट्रोपी फॉर टू थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स यानी टू इनफाइनाइट बॉडीज, अगर हम एंट्रोपी चेंज की बात करें बिटवीन टू TERs की अगर हम बात करें
गोला नहीं बनाते हैं क्योंकि यहाँ फॉर्मूला भी लिखना है अभी। तो अगर हम 2TeR की बात करें तो उसमें जो हीट में चेंज आता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ध्यान रखना है जब TeR होगा करते कैसे हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं करना चाहिए था मुझे क्योंकि थोड़ा डिटेलिंग कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने सारा एक्सप्लेन किया, बट क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इस वजह से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्पेशली यहाँ पर, ठीक है। कि जब भी हमारे पास कोई भी थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होगा तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ से टी हम बाहर निकाल सकते हैं। लाइक हमारे पास किस तरह से हम एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करते हैं, लाइक हमने ये बॉडी ली, ये बॉडी ली, मान लो यहाँ से कुछ हीट क्यू यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गई, तो मान लो यहाँ पहले थी Q1, अब हो गई Q1 डैश, यहाँ कितनी थी मान लो Q2, तो हो गई Q2 डैश, तो कुछ चेंज हुआ ना, यहाँ से यहाँ चेंज हुआ ना। तो अब अगर टेम्परेचर अगर दोनों थर्मल एनर्जी रिजर्वायर थे यानी फाइनाइट बॉडी थी, तो टेम्परेचर में चेंज ही नहीं होगा, तो 1/T बाहर आ जाएगा यहाँ पर, और ऊपर डेल्टा क्यू बचेगा, ऊपर क्या बचेगा सिर्फ डेल्टा क्यू। तो जब भी हमारे पास फाइनाइट बॉडी के लिए जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं चेंज इन एंट्रोपी का, जब फाइनाइट बॉडी के लिए लिखेंगे, सॉरी इनफाइनाइट बॉडी के लिए लिखेंगे तो 1/T इन सम काइंड ऑफ डेल्टा क्यू टाइप समथिंग आएगा। लेकिन अगर वो फाइनाइट है, अगर उसमें टेम्परेचर चेंज होगा तो यहाँ पर इसमें हम लोग इसमें जो 1/T है इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो वहाँ पर कुछ ln समथिंग आएगा, ln समथिंग आएगा, और जब उसको हम रखेंगे तो ln/TI समथिंग आएगा। समझ रहे हो ना, मेरी बात समझ आ रही है। तो ध्यान रखना कि इस तरह के टर्म्स आपको थोड़े से दिमाग में रखने कि कहाँ पर ln वाला टर्म आएगा, कहाँ पर 1/T वाला टर्म आएगा, इससे आपको फॉर्मूले मेमोराइज करने में आसानी होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 2TeR की, दोनों TeR है, दोनों का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, दोनों में 1/T का टर्म कुछ आ रहा होगा, समझ रहे हो, दोनों में 1/T का टर्म कुछ आ रहा होगा, और यहाँ पर जो टोटल चेंज इन एंट्रोपी बन रही होगी वो बन रही होगी हमारे पास कुछ सम काइंड ऑफ डेल्टा Q1/T प्लस डेल्टा Q2/T। तो मैं डायरेक्टली उसका फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पर, एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिखता हूँ। तो जब 2TeR की बात करते हैं तो हम क्या बात कर सकते हैं कि लाइक हमने बात करी कि सपोज दैट पहले वाले में Q1 हो गई, दूसरे वाले में Q2 हो गई, तो डायरेक्टली जब Q1/T1 और Q/T1 और मतलब Q चेंज है, ठीक है, माइनस Q/T2, ठीक है, इस तरह से हमने किया। तो एक्चुअली में जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, जिसका एलसीएम ले लोगे तुम्हारे पास जो टोटल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा -Q T1/T2, सॉरी T1 - T2, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, हाँ, T1 - T2 अपॉन T1/T2। साफ दिख रहा है, रुको मैं साफ साफ लिख देता हूं, क्या बोला मैंने, -Q T1 - T2 अपॉन T1/T2, ठीक है, क्योंकि 1/T1 था दोनों में, तो उसको हम लोगों ने एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व किया, ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, ये हिंट मैंने दी थी इसी वजह से कि 1/T वाला टर्म कुछ आएगा। अब अगर हमारे पास मान लो दो फाइनाइट बॉडीज हो, टू फाइनाइट बॉडीज की अगर हम बात करें तो उसमें ध्यान रखो कि दोनों में ln वाला टर्म कुछ आएगा, दोनों में ln वाला कुछ टर्म तो आता है। तो जो हमारे पास फाइनाइट बॉडी के लिए बनता है वो हमारे पास एग्जैक्टली क्या बनता है फाइनाइट बॉडी के लिए, मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा नहीं हुआ, बट ऐसे समझ लो कि कुछ इस तरह का बनेगा हमारे पास कि डेल्टा S इज इक्वल टू Q ln TF/TI प्लस यहाँ पे कुछ इस तरह से बन सकता है कि Q ln TF या T1 मान लो यहाँ पर, या इसको ऐसे कर लो कि जस्ट अ सेकेंड मैं सोच के बनाता हूँ इसको, या TF/T1 और इसको कर लो TF/T2, तो Q दोनों में कॉमन आएगा और एंट्रोपी को हम कुछ लिख सकते हैं, क्या लिखा हुआ Q ln TF/T1। मतलब देखो क्या हुआ कि लाइक हमारे पास दो फाइनाइट बॉडीज थी, जब एक से दूसरे में हीट जाएगी तो दोनों का टेम्परेचर कब तक, भाई एक ये बॉडी दोनों में हीट ट्रांसफर हुआ, पहले इसका T1 था इसका T2 था, जब दोनों को हमने आपस में टच कराया तो इससे इसमें हीट ट्रांसफर हुई, कब तक ट्रांसफर होगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, कितना, फाइनल वाला। तो पहले वाला ये फाइनल वाला है, इसका पहले T1 था इसका पहले T2 था, उसके टर्म्स में मैंने लिखा हुआ है, जो ट्रांसफर हुई हीट है दैट इज Q, इस तरह से लिखते हैं। तो कभी कभी इसको इस तरह से पूछा जाता है कि बताओ इसमें कितना मैक्सिमम वर्क किया जाएगा,
इसमें कितना मैक्सिमम वर्क किया जाएगा। तो इसमें जो मैक्सिमम वर्क आता है W मैक्स जो आता है वो होता है हमारे पास अंडर रूट के अंदर, सॉरी या सॉरी गिर गया, जय माता दी, ठीक है। वो हमारे पास आता है हीट कैपेसिटी C इन T1 प्लस T2, सर यहाँ पे Q कहाँ, C होगा, C डेल्टा T होता है ना, C, ठीक है। C T1 प्लस T2 माइनस रूट T1 T2, ठीक है। ये हमारे पास W मैक्स बनता है जब हम टू फाइनाइट बॉडीज की बात करते हैं, ठीक है। मैं सारी चीज़ें एक ही में लिख दे रहा हूँ, ये एक में है, ठीक है। ये हमने टू फाइनाइट बॉडीज की बात करी। अगर हम बात करें, इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे बोर्ड जो है वो A4 शीट की तरह नहीं होता है जहाँ पे लिखना आसान हो, ये थोड़ा सा इस तरह से एक्सपेंडेड होता है, तो इसमें लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर हम बात करें कि एक हमारे पास फाइनाइट बॉडी है और एक TER है, बिटवीन फाइनाइट बॉडी एंड TER, बिटवीन फाइनाइट बॉडी एंड TER, अगर इसके बीच में हम हीट ट्रांसफर की बात करें तो इसमें एक अपॉन 1/T वाला टर्म आएगा और एक ln वाला टर्म आएगा। तो एग्जैक्टली क्या एक्सप्रेशन बनता है इसका हमारे पास, इसका एग्जैक्टली एक्सप्रेशन जो बनता है दैट इज समथिंग लाइक डेल्टा S इज इक्वल टू MC ln T0/T प्लस Q/T0। यहाँ भी MC की तरह लिखना चाहिए था मुझे क्योंकि मास भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा। और अगर इसमें हम मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड की बात करी जाए, W मैक्स की बात करें तो वो हमारे पास बनता है C T0 ln T0/T प्लस T माइनस T0। सोच रहे होगे ये सब क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी बहुत अच्छे से जो कंप्लीट क्लासेस है, बट अभी हमारे पास इतना एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं, मैं सिर्फ फॉर्मूले वाइज लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये बात करी हमने फाइनाइट बॉडीज की, ठीक है। अच्छा, एंट्रोपी में हम लोग कुछ बातें और करते हैं कि लाइक हमारे पास एक गैस ये है, दूसरी गैस ये है, दोनों को मिक्स करा दिया गया। अब बताओ दोनों का जो चेंज इन एंट्रोपी होगा, टोटल चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगा हमारे पास। उसको बहुत सिंपली हम लोग एक फॉर्मूले लिखते हैं कि एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, फिक्सिंग नहीं मिक्सिंग है, ध्यान रखना। क्या आएगा, डेल्टा S जो होता है इसमें, डेल्टा S जो होता है इसमें वो आता है हमारे पास सम एक सेकेंड, क्या था ये फॉर्मूला एग्जैक्टली, कहाँ गया, हाँ, माइनस R x1 ln x1 प्लस x2 ln x2, जहाँ पे x1 x2 क्या है, ये मोल फ्रैक्शंस हैं, जो दोनों गैसेस थी उनकी मोल फ्रैक्शंस हैं। तो मोल फ्रैक्शन को किस तरह से लिखते हैं, x1 इज इक्वल टू n1/n1 प्लस n2, और x2 को कैसे लिखते हैं हम लोग, n2/n1 प्लस n2। ये होते हैं मोल फ्रैक्शंस, ये होते हैं हमारे पास मोल फ्रैक्शंस। क्या यहाँ तक बात क्लियर है, 100% पक्का ना। अच्छा ठीक है, एंट्रोपी में ये भी बात हमने कर ली। और क्या और कुछ छूट रहा है हमारे पास एंट्रोपी में, हमने ये जो हीट ट्रांसफ़र हुआ, चाहे वो फाइनाइट बॉडीज़ के बीच में हो, चाहे वो इनफाइनाइट बॉडीज़ के बीच में हो, या वो एक फाइनाइट इनफाइनाइट के बीच में हो सॉरी, तो उसकी हम लोगों ने बात करी। अब हम लोग एंट्रोपी की और क्या बात कर सकते हैं कि लाइक अगर हम आइडियल गैस की एंट्रोपी, आइडियल गैस में चेंज इन एंट्रोपी की बात करें तो उसको भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर आइडियल गैस, चेंज इन एंट्रोपी फॉर आइडियल गैस, चेंज इन एंट्रोपी फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। इसमें 3 फॉर्मूले आते हैं फॉर आइडियल गैस के लिए, 3 फॉर्मूले आते हैं। डिपेंडिंग ऑन आवर सिचुएशन हम लोग उस किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो जो पहला फॉर्मूला होता है डेल्टा S इज इक्वल टू, वो होता है हमारे पास CV ln T2/T1 करके कुछ था फॉर्मूला, ठीक है। इसमें लिखा होगा हमारे पास, सारी चीज़ें मैंने दी हुई हैं, आपको देख लेना कि इसी वजह से हम लोग नोट्स और माइंड मैप की सहायता लेते हैं ताकि हमें फॉर्मूला मेमोराइज करने में आसानी हो, ठीक है। ओके, CP ln V2/V1 प्लस CV ln P2/P1, ये पहला फार्मूला, ठीक है। दूसरा फार्मूला हमारे पास आता है डेल्टा S इज इक्वल टू CV ln T2/T1 प्लस R ln V2/V1। तीसरा फार्मूला हमारे पास आता है डेल्टा S इज इक्वल टू CP ln T2/T1 माइनस R ln P2/P1, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले आइडियल गैस की चेंज इन एंट्रोपी को परिभाषित करते हैं अपने शब्दों में, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स में मैक्सवेल्स इक्वेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। मैक्सवेल्स इक्वेशन से आपके बहुत सवाल पूछे जा सकते हैं, बहुत अनंत सवाल बनाए भी जा सकते हैं। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन को लिखना तो यहाँ पे बहुत वाजिब बात है,
मैक्सवेल्स इक्वेशन। इनको याद करने का तरीका मैंने आपको सिखाया था, बहुत सरल सरल से ट्रिक्स मैंने बनाई थी, उससे आपको सिखाया था कि मैक्सवेल्स इक्वेशन को हम कैसे याद रखें। 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन थी, उसमें मैंने कहा था कि जो एस पी टी वी 4 टर्म थे और उनके रूप में हमें चारों फॉर्मूले बनाने होते थे। तो लाइक पहला फॉर्मूला अगर मेरे पास, मैं बोला था कि हमेशा टीवी और एसपी अगर ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, टीवी और एसपी अगर ऊपर है तो पॉजिटिव होगा। तो हम अगर टी वी ऊपर रखें तो नीचे क्या आ जाएगा, वी के अपोजिट में हमेशा पी, टी के अपोजिट में हमेशा एस, और डेल लगा दो सब में, ठीक है। और नीचे वाले जो हैं उनको अपोजिट में कांस्टेंट कर दो, अगर यहाँ एस है तो यहाँ एस कांस्टेंट, यहाँ पी है तो यहाँ पी कांस्टेंट, इक्वल कर दिया। ये बन गया हमारे पास पहला एक्सप्रेशन, डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल एस एट कांस्टेंट पी। दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, मैंने बताया था टीवी और एसपी, तो एसपी वाला बना लो, एस टी ऊपर करना है हमें, तो यहाँ पे पी के अपोजिट में वी, एस के अपोजिट में टी, डेल लगाया, अपोजिट वाले को कांस्टेंट किया, बराबर लगा दिया। ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव वाले हो गए। बचे हुए जो दोनों होते हैं उनको हम निगेटिव में कर देते हैं। टीवी और एसपी अगर पॉजिटिव थे तो एसवी और टीपी हमारे पास निगेटिव होंगे। तो एस वी यानी एस इधर आ जाएगा हमारे पास पी, इधर आ जाएगा हमारे पास टी, तो डेल 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 डेल, यहाँ पर टी, यहाँ पर वी, सॉरी पी, एक निगेटिव साइन, ठीक है। तीसरा इक्वेशन हो गया। चौथा इक्वेशन क्या है हमारे पास, एस वी एस पी, टी वी हो गया, टी पी बचा, टी पी यानी वी यहाँ पर, एस यहाँ पर, डेल लगाया, ठीक है, अपोजिट वालों को कांस्टेंट किया, माइनस लगा दिया, हमारे पास मैक्सवेल्स इक्वेशन चारों लिख गए। सिंपल सी तकनीक बताई थी मैंने, टी वी एस पी पॉजिटिव, बाकी जो दोनों है वो निगेटिव होते हैं। किस तरह से बनाना है इसको मैंने दोबारा से एक बार बता दिया। ओके, ये हमारे पास हो गया मैक्सवेल्स इक्वेशन। और क्या बातें होती हैं, अच्छा, हालांकि A4 शीट पर तो मैंने पूरी जो सारी चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन करी है, यहाँ पर जगह की थोड़ी सी कमी दिख रही है मुझे, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं थोड़ा छोटा करूँगा ताकि चीज़ें जो है आ पाएँ, ठीक है। इसी वजह से मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखने का प्रयास कर रहा था। फर्स्ट लॉ अगर हम बात करें, फर्स्ट लॉ को मैं छोटी तरीके से लिखता हूँ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एफ बाई टू एन आर टी प्लस डब्ल्यू, ठीक है। ये मेरे पास फर्स्ट लॉ था। अच्छा, इसी में हम लोग फेज ट्रांजिशन की भी बातें करते हैं, फेज ट्रांजिशन में जो भी हम लोग एक अनफेस्ट क्लासिफिकेशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम फेज ट्रांजिशन सीखते हैं कि कौन सा फर्स्ट ऑर्डर, लाइक उसमें हम लोग एम एन की वैल्यूज डिफाइन करते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन को समझते हैं। तो अनफेस्ट क्लासिफिकेशन क्या था हमारे पास, अनफेस्ट क्लासिफिकेशन जो था हमारे पास उसको हम कुछ इस तरह से लिख रहे थे कि डेल पावर एम जी एम बाई डेल टी पावर एम एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू डेल एम जी एम, सॉरी जी यहाँ पे एम नहीं, जी ए कर लो, यहाँ पर जी अल्फा कर लो या फिर यहाँ पर बीटा कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल टी पे पावर एम एट कांस्टेंट पी, या सॉरी या कांस्टेंट पी, ठीक है। दूसरा क्या था हमारे पास अनफेस्ट क्लासिफिकेशन इसी में कि डेल पावर एम जी अल्फा अपॉन डेल पी पावर एम एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू डेल एम जी बीटा बाई डेल टी एट डेल पी पावर एम एट कांस्टेंट टी, ठीक है। ये हो गया एक तरीका जहाँ पे m की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास 0 से लेके n-1 तक, 0 1 2 फ्रॉम 0 टू n-1, ठीक है। और इसमें जो दूसरा फार्मूला बनता है वो ये बनता है कि अनफेस्ट क्लासिफिकेशन और भी हम किस तरह से दिखाते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ आ जाए कि डेल पावर एन जी अल्फा बाई डेल टी पे पावर एन इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, यहाँ पे बन जाएगा डेल एन जी बीटा अपॉन डेल टी पे पावर एन एट कांस्टेंट पी इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू होता है, यहाँ पे एन आपका जो होता है वो लाइक फर्स्ट ऑर्डर है तो एन की वैल्यू 1 हो गई, सेकंड ऑर्डर है तो एन की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है, एन ऑर्डर होता है। सिमिलरली उल्टा कर देंगे इसका, तो डेल एन जी अल्फा बाई डेल पी पे पावर एन एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू डेल एन जी बीटा। सोच रहे होगे ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में पढ़ाई हुई हैं, एक बार अगर कन्फ्यूजन है तो उस क्लास को देख लेना, ठीक। हालांकि टाइम बहुत कम है,
फिर भी अगर कन्फ्यूजन हो तो देख लेना उस क्लास को कि फेस ट्रांजिशन में ये चीज़ें क्या होती हैं, ये सारे अनफेस्ट क्लासिफिकेशन होते हैं और इनकी बेसिस पे हम लोग जो कोई भी फेस ट्रांजिशन होता है उसको डिफाइन कर सकते हैं। सॉरी, तो सॉरी स्वास्थ्य मेरा 2 दिन से गड़बड़ चल रहा है, फिर भी क्या किया जा सकता है, आपके लिए काम तो करना ही होता है। तो यहाँ तक बात हमने करी थर्मोडायनेमिक्स में। क्या क्या बातें करी हमने, फर्स्ट लॉ को परिभाषित किया, क्या मतलब फर्स्ट लॉ को डिफाइन किया, प्रोसेसेस देखे के 4 तरह के थे, और हमने इसके बाद एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट देखा हमने, कार्नोट इंजन में एफिशिएंसी, कार्नोट रेफ्रिजरेटर में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रिवाइज किया, फिर हमने मैक्सवेल्स इक्वेशन भी देखी, हमने फेस ट्रांजिशन भी थोड़ा सा देखा। तो मैंने कोशिश करी कि मैक्सिमम चीज़ें, यार ये बोलने नहीं दे रहा आज मेरे को मेरा गला, ठीक है दबा दूं क्या, छोड़ो। तो मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश करी। एक आध जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले होंगे वो इसमें ही लिखे हुए होंगे, आप जा करके इसको डाउनलोड ज़रूर कर लेना। कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका, जाओ क्लिक करो मिलेगा आपको, ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक उसमें दिया हुआ है, उससे जा करके आप वहाँ पर डिस्कशन भी कर सकते हो, ठीक है, जो भी पूछना हो मेरे से वहाँ से पूछ सकते हो। कोई डाउट आ रहा हो अभी तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। आप हम लोग आज हमारे पास 2 तारीख हो गई जब ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, 2 तारीख के रात के 9:30 बज रहे हैं। तो अब जब आने वाले कुछ दिनों, आने वाले 1 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर हो सकता है कि हम लोग एक Q&A सेशन फिर से करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने 2 हफ्ते पहले किया था। उसमें हम लोग बात करेंगे कि अब जब एग्ज़ाम का मतलब कुछ 3, 4, 5 दिन बचे हुए हैं तब की किस तरह से आपकी सिचुएशन है, क्या कैसा चल रहा है, तो उसकी बातें करेंगे, ठीक है। और भी धीरे धीरे मैं माइंड में प्रोवाइड कराता रहूँगा, रिवाइज कराता रहूँगा, जो भी डाउट्स आते रहे वो पूछते रहना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।